हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, हम डे बाय डे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और हम एक नए टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 रन कर रहा है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और इसके हम टॉपिक 2.4 पर आज पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी विशेषता कि मैं सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर कर रहा हूँ। उसके मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ साथ साथ। इसके अलावा अलग से मैं आपके जो टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके वीडियोज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और मैंने कंपटीशन के लिए भी आपसे वादा किया है। तो जैसे हमारा 2 चैप्टर का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो जाएगा तो उसका मैं कंपटीशन का वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से जितना हम ऑफलाइन में समझते हैं, जैसे हम ऑफलाइन में समझते हैं वैसे पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आपको निश्चित रूप से पूरी हेल्प यहाँ से मिल रही होगी, ऐसी मेरी को उम्मीद है। और आप भी निश्चित रूप से इस पूरी सीरीज का फ़ायदा उठा रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज को आप पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँच सके। उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, इसमें हमारा जो है यहाँ पर एक डेरिवेशन इंक्लूड है, डेरिवेशन 2। ठीक है ना, इसको अपन डेरिवेशन 2 कहेंगे। ये डेरिवेशन 2 क्या है हमारा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव की गणना। देखो, इस पूरे चैप्टर में हम विद्युत विभव के बारे में ज़्यादा जानेंगे। जैसे पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी थी। एक आवेश जो था वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता था। ठीक है ना, फिर अपन ने उसमें कई टाइप के आवेश लिए। गोला लिया हमने, अचालक गोला लिया, चालक गोला लिया, परत ली। ठीक है ना, चालक परत ली अपन ने, अचालक परत ली, तार लिया अपन ने। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को देखा। ऐसे ही यहाँ पर भी इस चैप्टर में जो है हम क्या करेंगे कि किसी आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर, उसको हम अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे अपन ने एक बिंदुवत आवेश का निकाल लिया, उसके पिछले डेरिवेशन में बिंदुवत आवेश का विद्युत विभव जो था वो V बराबर KQ/R हमने निकाल लिया है। ठीक है ना, आज हमारा जो डेरिवेशन है वो द्विध्रुव के ऊपर है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विद्युत विभव की गणना। मतलब एक द्विध्रुव क्या करता है, जो होगा वो किसी बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा। द्विध्रुव के दोनों आवेश मिलकर किसी बिंदु पर विभव उत्पन्न करेंगे, तो उस विभव की गणना हमें करनी है। ठीक है, तो पहले मैं चित्र से समझाता हूँ आपको, बाद में फिर मैं इसकी प्रस्तावना पढ़ूंगा। तो देखो, मेरे पास है एक द्विध्रुव है, -Q और +Q आवेश इस निकाय के इस निकाय के आवेश -Q और +Q है जो बिंदु A और B पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, और हमें इस द्विध्रुव के सेंटर से दूरी, द्विध्रुव का जो सेंटर है O, इससे R दूरी पर कोई बिंदु है P, इस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। और ये माना गया है कि ये जो बिंदु P लिया गया है वो इस एक्सिस से, ये लाइन जो है आपकी OP लाइन, ये थीटा कोण बनाती है। तो इसकी पोजीशन को मैं पी आर थीटा भी कह सकता हूँ। ठीक है ना, ये आर थीटा जो होते हैं ये ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आर दूरी तो ये है और थीटा ये कोण है जो एक्सिस से बन रहा है। ठीक है, अभी ये बिंदु जो पी है न तो अक्ष पे है न निरक्ष पे है। जो हमने पिछले डेरिवेशन किए थे विद्युत क्षेत्र के, उसमें हमने देखा था कि हम बिंदु को अक्ष पे या निरक्ष पे लेते थे। पर यहाँ पर अभी ये बिंदु पी जो है न तो अक्ष पे है न निरक्ष पर है। ठीक है, अब यहाँ बिंदु P पर जो विभव आएगा वह कौन उत्पन्न करेगा। तो बिंदु P पर जो विभव उत्पन्न करेगा, एक तो -Q आवेश उत्पन्न करेगा और एक +Q आवेश उत्पन्न करेगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग विभव निकाल लेंगे और दोनों का अलग अलग विभव निकाल कर दोनों विभव को हम जोड़ देंगे। और विभव एक अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का बीजीय योग होगा। इस तरह से हमें कुल विभव वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा पूरी डेरिवेशन की फॉर्मेशन रहेगी। अब आप ये जानते हो कि विभव जब निकाला जाता है तो उसके लिए हमें दूरी की आवश्यकता होती है। जिस जहाँ पर आपका आवेश है और जिस बिंदु पर निकालना है वहाँ से वहाँ तक की दूरी आपके पास होना चाहिए। पर आपको भी दूरी दे रखी है ये वाली। आपको जबकि दूरी कौन सी चाहिए, हमें दूरी चाहिए यहाँ पर देखो, एक तो AP दूरी, ये AP दूरी हमें चाहिए होगी क्योंकि इस आवेश से यहाँ तक की दूरी AP है। इस AP को मैं एक नया नाम दे देता हूँ R1। ठीक है ना, और ऐसे ही अपने को इस आवेश के लिए दूरी चाहिए होगी BP, इसको मैं नया नाम दे देता हूँ R2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने R1 R2 को हमने स्वयं ने माना है, तो इनका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा R के रूप में। और इसके अलावा एक देखो, यहाँ पर द्विध्रुव की लंबाई और होती है 2a। हम जानते हैं द्विध्रुव की लंबाई 2a है, तो इसमें OA जो होती है A के बराबर और OB भी A के बराबर होती है। तो ये R1 R2 जो हमने माने हैं ये हमें R और A के रूप में ज्ञात करके लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सवाल में, जो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ होता है
उनके रूप में हमारा डेरिवेशन का आंसर आना चाहिए। हम जो एज्यूम करते हैं, हम जो मानते हैं, वो हमें बाद में विलुप्त करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं प्रस्तावना पढ़ता हूँ। देखो, अब चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव निकाय के आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू क्रमशः बिंदु कैपिटल ए व कैपिटल बी पर रखे हुए हैं। हमें इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। और स्टूडेंट, मैं इस तरह से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको पूरे नोट्स बनाने का मौका यहाँ मिल रहा है। ठीक है ना, मैं नोट्स भी आपके अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ, पर पूरे नोट्स भी आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है, मैं पूरा बोर्ड पे लिख देता हूँ आपको जो भी पढ़ाना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि कुछ चीज़ हमारी मिसिंग जा रही है। कोई चीज़ आपकी मिसिंग नहीं जा रही है। जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ते हो पूरा वैसा आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहा है। और कोई 19-20 चीज़ अगर रह भी जाए तो आप मेरे को बता दो कमेंट करके, मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारी प्रस्तावना हो गई। ठीक है, हमें क्या करना है हमें ये पता लग गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले कि जो हमने माना है उनको यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने माना था, माना ए पी बराबर R1 एंड बी पी बराबर R1 तथा ये एंगल जो है, इस एंगल को भी हम लिख सकते हैं, एंगल जो अपने पास है BOA या POB भी कह सकते हैं, एंगल POB बराबर है थीटा। ठीक है, तो ये इसमें एज्यूमशन है जो हमने मान रखे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गणना करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। सबसे पहले इस आवेश का ज्ञात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो इसका आवेश का विभव मैं मान लूँगा VA और इसका मान आएगा K इंटू माइनस क्यू बटा दूरी है इससे R1। ठीक है ना, मैंने माइनस क्यू लिखा है। क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि विभव अदिश राशि है और अदिश राशियों में हमें आवेश चिन्ह सहित लेना होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा माइनस क्यू और बराबर हो जाएगा ये माइनस के क्यू बटा R1। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। प्लस क्यू के कारण देखेंगे हम, तो इससे दूरी हमने R2 मान रखी है, तो इसके विभव को नाम दे देता हूँ मैं VB। तो VB बराबर हो जाएगा KQ बटा R2, ये जाएगी समीकरण नंबर 2। तो हमने दोनों के कारण जो है अलग अलग विभव ज्ञात कर लिया। अब हमें पूरे द्विध्रुव का निकालना है, तो द्विध्रुव का निकालने का मतलब दोनों का जोड़ना है, योग करना पड़ेगा हमें। तो हम योग करेंगे, अतः ये लिख देंगे, अतः बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव ये हो जाएगा V बराबर VA प्लस VB। दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगा, माइनस KQ बटा R1 प्लस KQ बटा R2। थोड़ा छोटा हो गया, इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से माइनस KQ बटा R1 प्लस KQ बटा R2। और इसमें अगर अपन इनको, इसमें KQ कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला पद आगे लिख देता हूँ, माइनस वाला पीछे लिख देता हूँ, तो 1/R2 माइनस 1/R1 और ये हमारे पास हो जाएगी समीकरण नंबर 3। तो हम समीकरण नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा टोटल विभव है, जो हमें वास्तव में इसका इसी का यही हमारा फाइनल आंसर होता अगर हमारे पास R1 R2 यहाँ पर R और A के रूप में होते। पर अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, R1 और R2 का मान निकालना होगा R और A के रूप में। उसी के बाद हम इस समीकरण से टोटल विभव ज्ञात कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे। इसके लिए थोड़ा मेरे को मिटाना पड़ेगा अब यहाँ पर। आप इस समीकरण को ध्यान रखिए, तीसरे समीकरण को, कि टोटल विभव V बराबर KQ 1/R2 माइनस 1/R1 है। चलिए,
तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि R1 और R2 का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुजी ट्रायंगल से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट काम में लूँगा। ट्रायंगल में एक सूत्र होता है कोज्जा सूत्र, तो कोज्जा सूत्र मैं काम में लूँगा। कोज्जा सूत्र वैसे आप लोग जो है वह 11वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने फिर भी आपको कोज्जा सूत्र के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने 11वीं क्लास में भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के साथ दे दूँगा, तो वहाँ से आप कोज्जा सूत्र के बारे में जान सकते हैं। उसका यूज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये जैसे मान लो मैंने ये कोण थीटा माना है, तो इधर वाला जो एंगल बनेगा वो पाई माइनस थीटा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप जानते हो किसी भी सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 होता है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा रहेगा। तो मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ AOP। इस AOP ट्रायंगल में मैं कोज्जा सूत्र लगाऊंगा। किसको ज्ञात करने के लिए? R1 को ज्ञात करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर त्रिभुज AOP में कोज्जा सूत्र से, AOP में कोज्जा सूत्र से, तो R1 के लिए लगा रहा हूँ। आपको देखो यहाँ भी समझ में आ जाएगा बहुत आराम से कैसे लगाते हैं कोज्जा सूत्र। R1 का स्क्वायर मतलब इस भुजा का स्क्वायर हमें करना है, तो बराबर रहता है ये शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बची है हमारे पास? एक तो ये R और एक ये A, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, फिर माइनस इसमें आता है 2RA। ठीक है ना, ये जो R और A है इनका 2 से गुणा 2RA, और कोस, और फिर जो शेष दो भुजाएं हैं R1 के अलावा जो शेष दो भुजाएं हैं इनके बीच का जो एंगल है इसकी कोज्जा आती है। इनके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा की कोज्जा कहलाएगी कोस, तो कोस पाई माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, बस यही कोज्जा सूत्र है। आप किसी भी त्रिभुज में कोई सी भी भुजा इस रूल से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसको हल करता हूँ आगे देखो, तो R1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, और ये कोस 180 माइनस थीटा है। कोस 180 माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। 180 माइनस थीटा कोण जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और इसमें कोस का चिन्ह जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये आपने 11वीं क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा है। और अगर ये भी अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप 11वीं क्लास की वीडियोज़ में देख सकते हो। मैंने वहाँ पर बड़े 90 डिग्री से ज़्यादा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको पूरा समझाया हुआ है, वो डिटेल में मैंने वहाँ समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मान लिखता हूँ क्योंकि यहाँ कोस नेगेटिव होता है, इसलिए जब इसको हम ओपन करेंगे इस वाले पाई माइनस थीटा को हम हल करेंगे तो एक माइनस इसमें बाहर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मैं प्लस लिख देता हूँ, और कोस यहाँ पर पाई हट जाएगा और केवल थीटा बचेगा। तो ऐसा हम इसको लिखेंगे। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, अब हम यहाँ से इसमें से R स्क्वायर को कॉमन लेंगे। हालांकि इसमें R स्क्वायर सब जगह नहीं है, फिर भी हम R स्क्वायर को इसमें कॉमन लेंगे, ज़बरदस्ती आपने फोर्सली ज़बरदस्ती इसको बाहर खींचेंगे। तो जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो अंदर R स्क्वायर का सब पदों में भाग लग जाएगा। तो देखो R स्क्वायर जब मैंने बाहर ले लिया तो सब पदों में मैं R स्क्वायर का भाग दूंगा, तो R स्क्वायर में R स्क्वायर का भाग एक बार जाएगा, A स्क्वायर में R स्क्वायर का भाग जाएगा, तो A स्क्वायर बटा R स्क्वायर, प्लस यहाँ जब R स्क्वायर का भाग देंगे तो नीचे का ये R नीचे के R स्क्वायर को R बार काट देगा, मतलब एक R कट जाएगा नीचे, तो यहाँ बचेगा 2A बाई R कोस थीटा। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव में ए दूरी बहुत कम होती है, लगभग एंगस्ट्रॉम कोटि की दूरियां मानी जाती हैं, और आर उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि आर जब ए से बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, आर जब ए से बहुत बड़ा होगा तब ये ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जो आपको यहाँ दिख रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है। 0 क्यों हो गया? क्योंकि देखो ऊपर ए है, ए बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो उसका वर्ग और छोटा होगा, और नीचे आर बड़ा है तो उसका वर्ग और बड़ा होगा। तो बहुत छोटी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो लगभग वो 0 ही आती है, इसको अपन अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं। इसलिए अब हमारे पास R1 स्क्वायर का मान बन जाएगा R स्क्वायर 1 प्लस 2A बटा आर इंटू कोस थीटा। इस टर्म को मैंने 0 मान लिया। अब मैं यहाँ पर वर्गमूल लूँगा, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो R1 स्क्वायर का वर्गमूल R1, R स्क्वायर का वर्गमूल R, और इस पूरी टर्म का वर्गमूल हमें लेना है। तो वर्गमूल का मतलब 1/2 घात भी होती है, तो मैं इसको या इसके ऊपर या तो रूट लगा दूँ
या फिर 1/2 घात भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ 1/2 घात लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + 2a/r कोस थीटा की होल पावर 1/2। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसका वर्गमूल ले लिया है। अब मैं यहाँ पर इसके बाद देखो और मेरे को मिटाना पड़ेगा अभी थोड़ा, चलो मैं मिटाता हूँ। अब मैं इसका व्युत्क्रम करूँगा, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा कर देंगे हम। उल्टा करेंगे देखो, तो r1 का उल्टा 1/r1 बराबर 1/r, और इसका व्युत्क्रम करने का मतलब है कि इसमें जो पावर आ रही है इसका चिन्ह बदल दो, क्योंकि पावर का चिन्ह बदलने पर वह पद जो है वह पलट जाता है, उलट जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 + 2a/r कोस थीटा की होल पावर -½ कर देंगे। अंदर उल्टा नहीं करना है आपको, पावर का चिन्ह बदलना है, इसलिए पूरा ही पद एक साथ व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये मेथड मैंने अपना लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अपने को गणित का एक और कंसेप्ट काम में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं बताता हूँ आपको। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, अब द्विपद प्रमेय क्या होती है देखो, इधर लिख देता हूँ मैं। द्विपद प्रमेय से 1 + x की होल पावर n अप्रोक्सीमेटली 1 + nx जब mod x <<1। ये हमारे मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है। इसके अनुसार क्या होता है कि जैसे मान लो 1 + x की होल पावर n का मतलब होता है कि आप इसका प्रसार करोगे। 1 + x की पावर n का बहुत लंबा प्रसार होता है, कई सारे पद उसमें आते हैं, और इस पद को, इस प्रसार को हम 2 पदों तक सीमित कर सकते हैं। मतलब इसका मान केवल 1 + nx लिखा जा सकता है। पर कब लिखा जा सकता है, जब यहाँ पर जो x आ रहा है इसका मोड, मतलब इसका धनात्मक मान इस एक की तुलना में बहुत कम हो। देखो एक बहुत बड़ा है और ये मान बहुत छोटा हो, तब इसको लगभग 2 पदों के प्रसार, 2 पदों तक ही इसका विस्तार माना जा सकता है। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है जब इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन इस पद में बन रही है। आप देखो यहाँ पर ये ऊपर ए आ रहा है, नीचे आर आ रहा है, तो ए तो है बहुत छोटा और आर है बहुत बड़ा, तो ये पद जो है बहुत छोटा हो जाएगा इस एक की तुलना में। तो इस पूरे पद पर मैं इसको 1 + x मानकर, इसको x मानकर और इसको n मानकर ये वाला नियम अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर 1/r1 बराबर 1/r, और इस टर्म को मैं क्या करूँगा, ये n को x से गुणा कर देंगे। देखो nx हो रहा है ना, तो ये इससे आगे गुणा हो जाएगा। तो जब यहाँ ये इससे आगे गुणा होएगा, तो देखो ये इससे गुणा होगा तो ये माइनस साइन तो आगे आ जाएगा, और ये जो 2 आ रहा है ये इस 2 को काट देगा। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 1 - a/r कोस थीटा। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, इस टर्म को हम समीकरण नंबर 4 कह देंगे। अब ये हमारे पास हो गया 1/r1 हमारे पास आ गया। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे 1/r2, इसी प्रकार 1/r2। तो r2 निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल में जो OBP ट्रायंगल है इसमें कोज्जा नियम लगाना पड़ेगा, परंतु अब सेम उसी विधि से हमें लगाना है, तो हमें इसको लिखना नहीं है। अब हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है ना, जब इस तरह के रिजल्ट मैच करते हैं तो आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हो किसी डेरिवेशन में, आपको उसके लिए पूरी प्रक्रिया दोबारा रिपीट बताने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर 1/r2 बराबर 1/r, और बस क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर पाई माइनस थीटा कोण है, इधर जब हम थीटा कोण लेंगे तो ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस आता है यहाँ पर 1 + a/r कोस थीटा। ये समीकरण नंबर हमारे पास हो जाएगी 5। तो हमारे पास 1/r1 का मान आ गया, हमारे पास 1/r2 का मान आ गया। अब मैं यूज करूँगा वापस समीकरण 3 को। समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारे पास क्या थी देखो, v बराबर थी KQ 1/r2 - 1/r1। ये समीकरण हमारे पास थी 3। इसमें मैं 1/r2 का मान रखूँगा और 1/r1 का मान रखूँगा। तो मैं यही रख के बता देता हूँ आपको, फिर आगे बाद में सोल्व करूँगा। KQ सबसे पहले मैं रख रहा हूँ 1/r2, ये वाली वैल्यू 1/r 1 + a/r cos थीटा माइनस 1/r 1 - a/r cos थीटा। तो देखो मैंने मान रख दिए, 1/r2 की जगह इसको रख दिया, माइनस 1/r1 की जगह इसको रख दिया। अब इसको मेरे को सोल्व करना है, तो आगे अपन सोल्व करते हैं इसको।
तो इससे आगे चलना है हमें। आप देखो इसको मैं गुणा कर देता हूँ, 1/r प्लस a बटा आर स्क्वायर कोस थीटा। 1/r को मैंने दोनों से इससे गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर देंगे, माइनस साइन का भी ध्यान रखेंगे, तो माइनस का 1/r और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसके बाद इसको इससे काट देंगे, तो v बराबर के क्यू। अब देखो ये दो बार हो गया हमारे पास, a बटा आर कोस स्क्वायर, a बटा आर स्क्वायर कोस थीटा, a बटा आर स्क्वायर कोस थीटा, तो दो बार हो जाएगा 2a कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। दो बार लिख दिया मैंने a बटा आर स्क्वायर कोस थीटा को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये दीपक पर में तो पिछली बार हो ही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो कि द्विध्रुव है, और द्विध्रुव में जो द्विध्रुव को बताता है, द्विध्रुव को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण हमने लिखा था, आपको ध्यान है, P बराबर Q इंटू 2a। तो द्विध्रुव की जब भी बात चलती है तो वो P को बताए बिना अधूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट लाएंगे वो हमें P के रूप में लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ Q इंटू 2a को P लिखूंगा। देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है Q और 2a, इन दोनों को मिला के मैं P लिख दूंगा, तो कुल मिला के मेरे पास आ जाएगा के पी, ये दोनों मिलके P बन जाएंगे, कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये हमारे डेरिवेशन का रिजल्ट आ गया। हम इस फॉर्मूले से क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी बिंदु P पर विभव का मान निकाल सकते हैं द्विध्रुव के कारण, के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ध्यान रखना ये P जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बिंदु P नहीं है, सिंबल का ध्यान रखना। यहाँ बिंदु P जो आ रहा है, ये सॉरी जो P आ रहा है वो बिंदु के लिए आ रहा है, और यहाँ जो P आ रहा है वो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आ रहा है। ठीक है ना, कभी कभी छोटी बातें भी हमें कन्फ्यूज कर जाती हैं। तो हमारा डेरिवेशन तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, पर इसके कुछ केस भी हमें लिखने पड़ते हैं, तो मैं इसके दो केस लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं केस ले रहा हूँ यहाँ पर, देखो आप ध्यान दें। केस फर्स्ट, जब बिंदु P अक्ष पर हो। अगर आपका बिंदु P जो है अक्ष पर आ जाए, ठीक है ना, ये बिंदु P अक्ष पर आ जाए, तो देखो क्या होगा, जब ये बिंदु P अक्ष पे जाएगा तो ये जो भुजा आ रही है आपकी OP भुजा, ये इस तरह से गिरती गिरती नीचे आ जाएगी। तो आपका जो थीटा कोण है ये जीरो की ओर जाएगा। देखो इस तरह से घूमता हुआ ये कोण कम होता होता जीरो चला जाएगा। तो इसमें अपन प्रतिबल लगा सकते हैं कि जब बिंदु P अक्ष पर होगा तो उस समय क्या होगा, थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर 0 डिग्री। जब बिंदु P अक्ष पर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। इससे हम v का मान निकालेंगे, तो v बराबर बनेगा के पी कोस 0 बटा आर स्क्वायर, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के इसका मान आ जाएगा हमारे पास के पी बटा आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मान हमें के पी बटा आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अपन दूसरा केस लेंगे हम। केस सेकंड देखो आप, जब बिंदु P निरक्ष पर हो। अगर बिंदु P निरक्ष पे चला जाए तो क्या होगा, देखो बिंदु P अगर निरक्ष पे आ जाए, निरक्ष मतलब बिल्कुल अक्ष के लंबवत रेखा कुछ इस तरीके से जो सेंटर से निकलती हो, ये निरक्ष होती है। तो जब बिंदु P इस निरक्ष पे कहीं भी आ जाएगा तो ये बिल्कुल इस अक्ष के लंबवत हो जाएगा, मतलब ये जो आपकी OP लाइन है ये बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी, तो थीटा का मान जो है 90 डिग्री बन जाएगा। तो जब बिंदु P निरक्ष पर हो तब थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अतः v का मान क्या हो जाएगा, के पी कोस 90 बटा आर स्क्वायर। ठीक है ना, वीपी के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर से के पी कोस 90 बटा आर स्क्वायर, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कुल मिला के विभव का मान 0 आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो यहाँ पर निरक्ष पे जो है, निरक्ष पर विभव का मान 0 मिल रहा है हमें, मतलब हम निरक्ष पे किसी भी बिंदु पे चले जाएं, यहाँ से अगर स्टार्ट हो हम तो किसी भी बिंदु पर हम हो, हर जगह आपको विभव द्विध्रुव के कारण शून्य नहीं मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ आ गया, हम कह सकते हैं निरक्ष के
निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। तो इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो डेरिवेशन के बाद यहाँ पर एक कंक्लूजन जो है मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है ना, और उस कंक्लूजन को आप ध्यान रखना। किसी द्विध्रुव के आवेश प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलाम है, माइनस 5 माइक्रोकूलाम और प्लस 5 माइक्रोकूलाम है। एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हुए हैं। एक आवेश प्लस 2 माइक्रोकूलाम को निरक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P से Q ले जाने में कितना कार्य हमें करना होगा। तो हमें बिंदु P से Q एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा ये हमें निकालना है। तो अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन, देखो सारे डेटा यहाँ पर डेटा उपलब्ध है। अगर कोई स्टूडेंट को सही जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा, सब मानों को यूज़ करके और कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालना चाहेगा। पर वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालना है हमें, हम जानते हैं देखो हम P से Q जा रहे हैं तो P और Q बिंदु के बीच का विभवांतर बनेगा VQ माइनस VP बराबर W बटा Q। Q0 ले लो या Q दे रखा है तो Q ले लेते हैं, जो आवेश चल रहा है उसको Q ले लेते हैं। तो कार्य में निकालना है तो कार्य बराबर हो जाएगा Q VQ माइनस VP, ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं कि निरक्ष पे हर बिंदु पे विभव का मान 0 होता है। तो चाहे आप P पे रहो चाहे Q पे रहो, हर जगह विभव का मान 0 है। तो इन दोनों को अपन 0 रख देंगे और Q का मान चाहे कुछ भी हो, 0 माइनस 0 बराबर 0। इसका मतलब आपके डेटा आपके लिए कोई काम नहीं आए, जो भी दे रखे थे ये आवेशों के मान, दूरियां वगैरह कुछ काम में नहीं आई। डायरेक्टली कार्य का मान आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो जिसको ये बात पता है कि निरक्ष पे हर बिंदु पे विभव 0 होता है, तो हम निरक्ष पे किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु पे जाएंगे तो वहाँ हमें कार्य 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि कार्य तभी होता है जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर में अंतर हो। आप इस फॉर्मूले से देख लो, हमें कार्य तभी मिलेगा जब Q पर विभव और P पर विभव का मान अलग अलग हो। अगर दोनों पे विभव समान है तो कार्य का मान 0 आएगा। इस तथ्य को आप ध्यान रखें कि निरक्ष पर किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ किया गया कार्य 0 ही आता है। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ, निरक्ष पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो कुछ तथ्यों को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ चाहते तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि यहाँ कार्य 0 होगा, क्योंकि निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन बना के आपको भ्रमित कर सकता है। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है आपको, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें भी आप लोगों से कहें कि ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। मेरी ये इच्छा है कि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, ठीक है ना। और वो फ्यूचर में भी कभी भी जब भी उनको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ उनको दोबारा रिपीट करनी है, तो वो यहाँ आकर देख सकें। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप वहाँ भी पढ़िए, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अगर आप, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में हम एक बार पढ़ लेते हैं और टीचर हमें फिर दोबारा उतना वापस समझा नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास टाइम अवेलेबल उतना नहीं होता है। एक क्लास में जब हम पहली बार पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, तो वहाँ फुल डिटेल में हमें बताई जाती है, बाद में फिर टीचर आपको शॉर्ट में बताता है। पर ऑनलाइन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब हो गया है कि इसमें हम कभी भी दोबारा भी हम पूरी चीज़ को दोबारा समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो हमेशा आपके पास उपलब्ध होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पूरी मेहनत से फुल डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, ताकि बाद में भी कभी आपको किसी डेरिवेशन में लेकर प्रॉब्लम आए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, तो आप तुरंत यहाँ आकर देख सकें। इसके अलावा मैं हर वीडियो के लिए अब उसके साथ साथ मैं टाइम का फ्रेम भी बना रहा हूँ। टाइम फ्रेम का मतलब है कि वीडियो में जो पार्ट्स हैं, जहाँ मैंने जो चीज़ समझाई है, जैसे मान लो मैंने कहीं डेरिवेशन समझाया है तो उसका मैंने वहाँ टाइम का टैग लगा दिया है। उस टाइम पे जाके आप वो चीज़ देख सकते हो। फिर कोई नई चीज़ उसी वीडियो में समझाया, मैंने कोई क्वेश्चन बताया है तो वहाँ पर मैंने लिख दिया कि इस टाइम पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन भी मैंने वहाँ पर बनाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैंने टाइम के साथ जो जो मैंने समझाया है वो संवाद दिया हुआ है। तो आप उस टाइम पर क्लिक करके, या आपकी स्क्रीन पे भी टाइम का टैग उसमें आता रहता है,
वहाँ पर उसमें नीचे की तरफ आता रहता है कि भाई अब ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, अब ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो उसको देख कर भी आप डायरेक्टली वहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपको जो चीज़ आपको समझनी है आप उस पर डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक अपना समाप्त हुआ। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।